हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, 1000 प्रश्नों की प्रश्नावली में कल हमारी एक क्लास हो चुकी है। जिसने भी ना देखी हो वो ज़रूर देख ले। आज सेकंड क्लास है और स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 16 से। प्रश्न हमारा 16 है और आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहा जाता है। फ्रेंड्स, कोशिश करना साथ ही साथ हम याद भी करते जाएं, क्योंकि चीज़ें साथ ही साथ याद रहेंगी तो वो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। नंबर 1 नाद, नंबर 2 प्रकाश, नंबर 3 बिंदु, नंबर 4 सिद्धि। फ्रेंड्स, कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहा जाता है? नाद। क्या कहा जाता है? नाद। प्रश्न हमारा 17 है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए। तो क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? नंबर 1 पाश्चात्य इतिहास को आधार मानकर, नंबर 2 पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष के आधार पर, नंबर 3 स्वतंत्र तटस्थ संतुलित दृष्टि से, और नंबर 4 किसी आदर्श का अनुसरण करके। फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ोगे, पाश्चात्य क्यों मानेंगे? कोई विशेष और पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष के आधार पर भी नहीं होगा और किसी आदर्श का अनुसरण होगा ही नहीं। तो राइट आंसर हमारा यही है, स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। प्रश्न हमारा 18 है, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के आधार स्रोत नहीं हो सकता? नहीं पे जरूर ध्यान देना है। प्रश्न हमारा एक है, विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री। नंबर 2 रचनाओं का मौखिक उल्लेख, नंबर 3 शिलालेख, और नंबर 4 साहित्यकारों के प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं। तो फ्रेंड्स, एक बार बताइए, रचनाओं का मौखिक उल्लेख क्यों होगा? वो जब तक रिटन में नहीं होंगी तो ये हमें तुरंत ही लर्न हो जाना चाहिए। रचनाओं का मौखिक उल्लेख ये स्रोत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक लिखित में रचनाएं नहीं होंगी तो वो हिंदी साहित्य का इतिहास ही क्या कहलाएंगी। प्रश्न हमारा 19 है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? नंबर 1 मिश्र बंधु ने, नंबर 2 राहुल संकटायन ने, नंबर 3 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और नंबर 4 डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। फ्रेंड्स, वीर काल किसने कहा? तो ये कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। वीर को वी से रिलेट कर लीजिए। विश्वनाथ प्रसाद वीर काल का है। विश्वनाथ प्रसाद ने क्या कहा है? वीर काल का है। विश्वनाथ प्रसाद कैसे थे? वीर थे, तो उन्होंने आदिकाल को क्या कहा? वीर काल कहा। तो आप इसको कभी नहीं भूलोगे। राहुल शंकराचार्य ने क्या कहा? सिद्ध सामंत काल कहा है। प्रश्न हमारा 20 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक से लेखक को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? तो किस हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? नंबर 1 हिंदी साहित्य की भूमिका, नंबर 2 हिंदी साहित्य का इतिहास, नंबर 2 हिंदी साहित्य का विवेचन, और नंबर 4 हिंदी साहित्य का विकास। तो फ्रेंड्स, शब्द सागर में लिखित हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक लेखक को परिवर्तित तथा परिमार्जित किया किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यह ध्यान रखना है, हिंदी साहित्य का विकास, यही हमारा राइट आंसर है। प्रश्न हमारा 21 है, अमावस के घर झिलमिल चंदा, पूनम के घर सूर, नाद के घर व्याध गरजे, बाजत अनहद तूर। उपरोक्त पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? नंबर 1 जयसी, नंबर 2 जालंधर, नंबर 3 गोरखनाथ, नंबर 4 नामदेव। पहले ये देख लीजिए, जयसी हमारा होगी नहीं, सूफी ये, और ये राम भक्ति शाखा के नामदेव। तो हमारा राइट आंसर है इसका गोरखनाथ। जालंधर भी हमारा आंसर नहीं बन सकता। अमावस के घर झिलमिल चंदा, पूनम के घर सूर, नाद के घर व्याध गरजे, बाजत अनहद तूर। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर हो गोरखनाथ की ये पंक्तियाँ हैं। किसकी पंक्तियाँ हैं? गोरखनाथ की पंक्तियाँ हैं। प्रश्न हमारा 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना। नंबर 1 राउलवेल, नंबर 2 बीसलदेव रासो, नंबर 3 हमीर रासो, और नंबर 4
भरतेश्वर, बाहुबली, रास। तो फ्रेंड्स ये रचना मानी जाती है बीसलदेव रासो। अब जानते हैं बीसलदेव रासो के बारे में। पहले ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना है बीसलदेव रासो। ये किसकी रचना है? नरपति नाला की रचना है। बीसलदेव रासो किसकी रचना है? नरपति नाला की। इसका रचना काल क्या है? 1212। और ये कैसी रचना है? ये एक श्रृंगारिक रचना है बीसलदेव रासो। और बीसलदेव रासो की नायिका का क्या नाम था? राजमती। यहाँ से हमारे कई प्रश्न तैयार हो गए हैं। प्रश्न हमारा 23 है। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही पीछे कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में क्या आएगा? ये फ्रेंड्स कथन में भी आता है, रिक्त स्थान में भी आता है, और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ये किस साहित्यकार या विद्वान का कथन है। तो इसीलिए मैंने इसे ले लिया। लेकिन मैंने पूछा है रिक्त स्थान। चौपाई या चौपई, रासो या रासक, दोहा या दूहा, छपे। तो फ्रेंड्स यहाँ आना चाहिए दोहा या दूहा। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। पूछ लिया जाता है, ये पूरा कथन दे दिया जाता है। यहाँ से लेके पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा को बोध होने लगा। यह कथन किसका है? ये कथन आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न हमारा 24 है। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया था? नंबर 1 हेमचंद, नंबर 2 विद्यापति, नंबर 3 अमीर खुसरो और नंबर 4 किशोरी लाल। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे विद्यापति। कौन थे? विद्यापति। मैथिल कोकिल, इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो पदावली रचना है वो मैथिल भाषा में है। तो हमारा राइट आंसर हो गया विद्यापति। अगर राजशेखर की उपाधि तो विद्यापति, मैथिल कोकिल की उपाधि तो विद्यापति। और अगर तूतीय हिंद बोला जाएगा, तूतीय हिंद, तो ये आएंगे हमारे अमीर खुसरो। प्रश्न हमारा 25 है। अर्थ ते इसका बूझेगा, मुँह देखो तो सूझेगा। अमीर खुसरो की इस पहेली से क्या अभिप्राय है? यानी कि हमें इस पहेली का अर्थ देखना है। नंबर 1 कुआं, नंबर 2 आकाश, नंबर 3 दीपक, नंबर 4 दर्पण। इसका तो फ्रेंड्स क्या होना चाहिए? इसका आंसर दर्पण। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। और कभी कभी ये भी आएगा कि ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है, तो हमारा आंसर जाएगा अमीर खुसरो के साथ। प्रश्न हमारा 26 है। श्रृंगार काव्य है। नंबर 1 बीसलदेव रासो, नंबर 2 परमाल रासो, नंबर 3 पृथ्वीराज रासो और नंबर 4 जयमयंक जसचंद्रिका। फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है बीसलदेव कैसा काव्य है? श्रृंगार काव्य। किसका है? नरपति नाला का। रचना काल क्या बताया था? 1212। राइट आंसर हो गया 1। प्रश्न हमारा 27 है। आलाखंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है। नंबर 1 हुमायूं रासो, नंबर 2 विजयपाल रासो, नंबर 3 परमाल रासो और नंबर 4 पृथ्वीराज रासो। फ्रेंड्स आलाखंड का वास्तविक स्रोत है परमाल रासो। और परमाल रासो के रचयिता कौन है? जगनिक। कौन है? जगनिक। एक एक प्रश्न आपके ऐसे माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि जैसे कि हिंदी साहित्य कुछ है ही नहीं। अगर बार बार रिवीजन करोगे तो ये बिल्कुल आपके माइंड में बैठ जाएंगे। जैसे आप डेली में बात करते हो ना, ऐसे हिंदी साहित्य के बारे में बात करोगे। प्रश्न हमारी 28 है। आदिकाल और भक्ति काल के बीच का स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? नंबर 1 जयदेव को, नंबर 2 विद्यापति को, नंबर 3 जयसी को, नंबर 4 जगनिक को। तो फ्रेंड्स स्वर्णिम कड़ी कहते हैं आदिकाल और भक्ति काल के बीच की विद्यापति जी को कहा जाता है। विद्यापति जी के बारे में अभी हमने पढ़ा है। इनको क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है, अभिनव जयदेव भी कहा जाता है, राजशेखर की उपाधि इनको प्राप्त है। और यहाँ हम चर्चा करेंगे इनकी रचनाओं की। इनकी रचना है कीर्ति लता, कीर्ति पताका, जो के हैं दोनों रचनाएं अवट्ट भाषा में। और अगर इनकी पदावली की बात करें, जिसके कारण ही ये मैथिल कोकिल कहलाए,
तो वो है इनकी रचना पदावली। किस भाषा में है? मैथिली में। प्रश्न हमारा 29 है, पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सिंह कहाँ के राजा थे? यानी कि पद्मावत में जो राजा रतन सिंह है वो कहाँ के राजा थे? नंबर 1 चित्तौड़गढ़, नंबर 2 बीकानेर, नंबर 3 कुंभलगढ़, नंबर 4 रणथंभौर। तो फ्रेंड्स पद्मावत के जो राजा थे वो चित्तौड़गढ़ के राजा थे। अब यहाँ देखिए पद्मावत किसका ग्रंथ है? जायसी का। किसका ग्रंथ है? जायसी का। और ये कैसा काव्य है? ये एक महाकाव्य है। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे आज के, अच्छा भी एक हो गया। प्रश्न हमारा 30 है, ढोला मारू रा दूहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोकभाषा काव्य रहा है? नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 राजस्थान और नंबर 4 गुजरात। तो फ्रेंड्स ये था राजस्थान का लोकप्रिय लोकभाषा काव्य। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की क्लास। आई होप आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी। एक बार हम जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। प्रश्न हमारा है 16, कुंडलिनी के उद्भूत होने पर जो स्फोट होता है उसे हम नाद कहते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन दृष्टिकोण स्वतंत्र तटस्थ संतुलित दृष्टि से होना चाहिए और हिंदी साहित्य लेखन का स्रोत नहीं हो सकता, मौखिक उल्लेख नहीं हो सकता है। प्रथम काल को वीर काल कहने वाले थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित हिंदी साहित्य के विकास के शीर्षक को परिवर्तित किया था। अमावस के घर झिलमिल चंदा, पूनम के घर सूरनाथ के घर व्याध गजे, पाल अनंतपुर गोरखनाथ की हैं। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना है बीसल देवरासो और यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा दोहा या दूहा। हिंदी में राजशेखर की उपाधि विद्यापति जी के पास थी। अर्थ थे इसका बूझेगा, मुँह देखो तो सूझेगा। अमीर खुसरो की पहली का अभिप्राय है दर्पण। श्रृंगार काव्य बीसल देवरासो है। आला खंड का वासी स्रोत परमाल रासो है। भक्ति काल और आदिकाल के बीच की स्वर्णिम कड़ी विद्यापति को माना जाता है। राजा रतन सिंह चित्तौड़गढ़ के राजा थे। ढोला मारू रा दूहा राजस्थान का लोकभाषा काव्य रहा है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की क्लास। आई होप आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारी क्लास से जुड़ सकें। अगर फ्रेंड्स क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें शिवांश हिंदी पॉइंट से।